स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेशन ट्रायल, रिफ्लेक्शन आता है। चलिए, अब मेरी बात सुनिए अच्छा आराम से। सेशन ट्रायल, ठीक है। सेशन ट्रायल आपका कहां से कहां तक दिया गया है? 248 से 260 तक, मतलब 248 से 260 तक की ये प्रोसीजर आपकी दी गई है। फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं ट्रायल पे। किस पे बात कर लेता हूं? ट्रायल पे। आप लोगों को पता होगा ट्रायल क्या होती है। क्या होती है ट्रायल? विचारण क्या होता है? जो कि न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है? एक विचारण किया जाता है, एक प्रक्रिया होती है जो उसका बेस्ट जो एजेंडा होता है ट्रायल का, वो क्या होता है? कन्विक्शन तक पहुंचाना। क्योंकि कोर्ट अगर मेहनत कर रही है तो कोर्ट ये देखे कि यार हम एक मेहनत कर रहे हैं और एक पीड़ित व्यक्ति ऐसा गाल लेके अगर हमारे सामने आया और वो बोल रहा है कि पापा ने मार दिया। एक्यूज पर्सन अपने आप को क्या समझता है? पापा ही समझता है, तभी मार लेता है। ठीक है, तो ये बोला पापा ने हमें मार दिया, ठीक है। हमेशा यही तो बोला जाता है जनरल भाषा में, ठीक है। तो ये क्या है? ये बोल रहा है कि अच्छा ट्रायल क्यों करी जाती है? ट्रायल भूल जाती है कि भैया आप ट्रायल का मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भैया? उसको कन्विक्ट करना है। अगर वो कन्विक्ट नहीं होता है, एविडेंस उसके फेवर में जाते हैं, तो हमारा ट्रायल का एक और ऑब्जेक्ट है कि हमें सिर्फ क्या करना है? जस्टिस पहुंचाना है। लेकिन एजेंडा ऑब्जेक्ट क्या अगर देखा जाए, वेरीफाई किया जाए, तो वेस्ट रूल ऑफ कन्विक्शन के बारे में जहां जहां से वो बात करता है, वो बात करता है आपके ट्रायल के बारे में। एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, आपका जो ट्रायल है वो दो चीजों पे होती है। एक तो पहली होती है ट्रायल आपकी पुलिस रिपोर्ट पे, पीआर पे, और दूसरी आपकी ट्रायल होती है कंप्लेंट पे, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ रही? कंप्लेंट को अगर मैं दो चीजों में बांट दूं तो 100% बांट सकते हैं। एक कंप्लेंट होती है वारंट वाली, और एक कंप्लेंट होती है समन वाली। ये भी हम बांट सकते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अभी हमें ट्रायल के बारे में। ट्रायल यहाँ पे आपको कहां कहां देखने मिले? एक तो सेशन ट्रायल है, और यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट ट्रायल है। बाकी तो और कोई ट्रायल तो है नहीं। मतलब मजिस्ट्रेट में दो आएंगी, तीन आएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि और ले आओ, सामान लाओ, समरी कर तो मजिस्ट्रेट ही रहे ना वहां पे बैठ के। यहाँ पे तो सेशन है ना, मतलब ट्रायल यहाँ पे दो लोगों की है। एक तो आपकी भाई साहब मजिस्ट्रेट, और एक सेशन, एक सेशन जज करेंगे, और एक कौन से करेंगे? आपके मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब आप समझना, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है, यहाँ पे आपराधिक मामले जो हैं वो दो तरीके के बन रहे हैं। एक तो डेथ सेंटेंस वाला, जो कि आप पहले पढ़ के आए हो। एक तो आपका 7 साल से ऊपर वाले मामले के। और एक आप मजिस्ट्रेट, मतलब सेशन कहाँ कहाँ आता है? डेथ सेंटेंस में, 10 साल से ऊपर वाले मामले में, जुर्माने में, वहां पे कौन आ जाता है? आपका सेशन आ जाता है। अदर देन मजिस्ट्रेट कहाँ आता है? हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल 7 साल तक के मामले जो सुनता है आजीवन, वो है ना। तो वहां पे कौन आ जाता है? आपका मजिस्ट्रेट। तो आपको इतनी चीज तो वेरीफाई हो गई है कि मतलब पनिशमेंट के हिसाब से ट्रायल चल रहा है, जो सेंटेंस दे रहे हैं इसके हिसाब से। मतलब कौन सा सेक्शन जा रहा है इसके साथ? सेक्शन का नाम बताइए, आप लोग समझदार हो अब तो। सेक्शन जल्दी बताइए। अरे पावर ऑफ मजिस्ट्रेट 22 23। कैसे लोग हो यार? फिर मेरे को ऐसे ही गुस्सा आता है फिर, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, तो कुछ सुनते हो आप लोग कि नहीं सुनते हो? कि सिर्फ अकेले हवा में रहते हो, मेरी बात को सुनने में लग जाते हो? जब मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे यहाँ पे पावर कहाँ दी गई है, यही बता रहा हूँ ना। 10 साल 7 साल कहाँ लिखा है? तो वो सेक्शन ये वाली चीज है, ठीक है। यहीं पे लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब जेएमएफसी की पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये तो आपने फर्स्ट क्लास की बता दी, यहाँ पे सेकंड क्लास की भी यहीं पे देखने मिल रही है। सेकंड क्लास की क्या पावर है? 1 साल के मामले को क्या कर सकता है? वो सुन सकता है, यही वाली पावर है। और जुर्माना कितना अधिरोपित कर सकता है? 5,000 रुपए के 10,000 रुपए। 1 साल और 5,000 रुपए, 10,000 है।
10,000 रुपए है ना, 1 साल तो है ना। ठीक है, मतलब JMFC की पावर 3 साल और 50,000। ठीक है, और JMSC की पावर 1 साल और 10,000। ठीक है, और CJM की पावर 7 साल और अनलिमिटेड। यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने अभी भी। ठीक है, इसका मतलब जो द्वितीय वर्ग में जो मामले आएंगे, मतलब हमारा कहने का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे हमें, ट्रायल तो चल रही है और ट्रायल तो मजिस्ट्रेट में यही करेंगे और सेशन में आपका सेशन कोर्ट करेगा, जो मतलब आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस वाला ये वाली चीज होती है। अब यहाँ पे दो तरीके के क्रिमिनल केस मिलेंगे हमें। कितने केस होते हैं? दो तरीके के क्रिमिनल केस होते हैं जिनकी ट्रायल चलती है। एक होता है गंभीर मामला और एक होता है आपका साधारण मामला। जो गंभीर मामला होता है, हमेशा गंभीर मामले की जो ट्रायल करेंगे वो कौन करेंगे? आपके सेशन। कौन करेंगे? वो आपके सेशन करेंगे। ठीक है, और जो साधारण मामले जो कम गंभीर होते हैं वो उसकी ट्रायल कौन करेंगे? आपके JM F लो, C ले लो, जो भी ले लो आपका। इसका मतलब जो साधारण मामले होंगे वो कौन से मामले कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समन मामले। और जो गंभीर मामले होंगे वो कौन से मामले कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वारंट मामले। ये आप पढ़ के आए हो? हाँ, जो आप पढ़ के आए हो। अब 2 साल से प्लस कितना भी हो सकता है ना, उसमें भी लिखा है लाइफ टाइम डेथ सेंटेंस, सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये जाना कि अरे यार यहाँ पे मतलब हमें समझ में आ रहा है ट्रायल अकेला पढ़ने के बाद कि अच्छा यहाँ पे ट्रायल वारंट ट्रायल भी मिलेगी, यहाँ पे ट्रायल समन ट्रायल भी मिलेगी, लेकिन करने वाले सिर्फ दो मिलेंगे। एक तो हमें मजिस्ट्रेट साहब मिलेंगे और हमें सेशन मिलेंगे। इतना कॉन्सेप्ट हमने अकेले ट्रायल वर्ड से निकाला कि यहाँ पे अकेला ट्रायल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अन्य अपराधों में भी कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जो कि हमने अच्छा आराम से पढ़ा। चलिए अब आपके बात करते हैं आज के जो सेशन ट्रायल है, जो का हमारा मेन पोर्शन है। आगे बढ़ जाएं, चलो। अब आते हैं सेशन ट्रायल पे। किसके आते हैं बारे में आते हैं? सेशन ट्रायल के बारे में। सेशन ट्रायल के बारे में मैंने आप लोगों को सिंपल सी कहानी एक बार कल मैंने आप लोगों को बता दी कि सेशन ट्रायल जब भी स्टार्ट होगा तो सेशन ट्रायल आपको यहाँ पे पहले दो चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सेशन के पास डायरेक्ट मामला आता नहीं है, सिर्फ गंभीर किस्म का मामला आता है, लेकिन दो तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। सेशन ट्रायल में जब भी पहले मामला आएगा तो पहले कैसा आएगा? एक सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा 213, पढ़ा है 213। उसमें क्या लिखा है? कॉग्निजेंस बाय सेशन कोर्ट। इसका मतलब ये वाला केस कैसा है? गंभीर है। डायरेक्ट कौन ले रहा है कॉग्निजेंस? यहाँ पे सेशन कोर्ट ले रहा है। दूसरा बात आती है कि अब 332 का डी कौन सा आया? 332 का डी 200, हाँ लिखा तो मैंने 232 है। ठीक है, 232 का डी ये क्या है? ये कमिटल है। ये क्या है? ये कमिटल है, सुपुर्दगी जिसको हम बोलते हैं। ये कमिटल कैसे है? जब पता चल रहा है कि मामला कैसा नहीं है, गंभीर किस्म का नहीं है, या जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता। इसका मतलब हमें 232 को फॉलो करने के पहले एक सेक्शन और जाना है। कौन सा सेक्शन है वो? 210। 210 में कोई भी मजिस्ट्रेट क्या ले सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है। पहली बात उसने लिखी, लेकिन सीजीएम कब लेगा? सीजीएम डिसाइड करेगा कि जेएमएससी कब लेगा, ये भी उसमें लिखा है। मतलब उसमें बताया गया है 210 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में बताया कि नहीं बताया? सबसे पहली चीज ये बताया, तीन तरीके से बताया। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर पीआर, दूसरा तो तीसरा ऑन मेरिट, तीसरा ऑन मेरिट। अब यहां पे तो समझ में आया। अब मेरे को यहाँ पे डाउट आया, बोले कि अच्छा 213 में कॉग्निजेंस जा रहा है, मतलब गंभीर मामले, और गंभीर मामले किस पे आधारित होते हैं? इसका मतलब ऑलवेज कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पर जब भी गंभीर किस्म का होगा तो सेशन कोर्ट क्या करेगा? ट्रायल करने के लिए या कॉग्निजेंस लेने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब लेकिन सेशन मामला एक चीज में भी एक चीज में और कॉग्निजेंस ले सकता है। किस पे ले सकता है? कंप्लेंट पे ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है। जब मामला उसको लगता है कि भैया सेशन कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, वो भी कब? 210 के 2 में, जो कि आपको बताया गया, तो वो कैसे लेगा?
सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेगा? तो जब आपके जो पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये रिटन में क्या कर देते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कहां पढ़ा? 232 के डी में, जो कि बात कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। इसका मतलब सेशन कोर्ट जो है वो दोनों मामले में क्या ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। या तो पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है, या तो कंप्लेंट पे भी ले सकता है। लेकिन कंप्लेंट पे लेगा तभी जब उसको मामला क्या किया जाएगा, कमिट किया जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा। बात खत्म हो गई। और वो सुपुर्द की कौन करेगा, आपका पीपी। और पीपी अपीयर कब होगा, तो कौन सा सेक्शन था, 301 पुराना वाला, नया वाला 338 में जब वो अपीयर होता है और वो कंप्लेंट फाइल करने के लिए अपीयर होता है, तब से ये स्टार्ट हो जाती है पूरी प्रोसीडिंग। यहीं से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, यहीं से। अब बहुत खतरनाक चीज बोली है यहाँ पे आपका, पहली चीज, सबसे पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है आपके ट्रायल का, आपका पहला लाइन बताइए, खोलिए अब। पहला लाइन क्या है, विचारण का संचालन। आ जाइए अब। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कंडक्टेड बाय पीपी। अब देखना, कंडक्टेड बाय पीपी, लेकिन हमने तो जब कंप्लेंट वाला अभी जो जस्ट पीछे ही पढ़ा, हमने तो पढ़ा कि वो लिखित परिवाद करने आता है। और जब लिखित परिवाद करने वाला आएगा तो पीपी के द्वारा कंडक्ट होगा क्या, पीपी स्टार्ट करेगा क्या? वो तो ओनली क्या करने आ रहा है, लिखित परिवाद दायर करता है। इसका मतलब यहां पे एक और पावर है, यहां पे एक और पावर है जो कि आपको दिख नहीं रही है। यहां पे सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 18 का 8 का प्रोवाइजो, वकील को नियुक्त करने का अधिकार, मनपसंद अधिवक्ता को चुनने का अधिकार। यहां पे 18 का 8 पीपी, देखो, जाओ, ठीक है। इसका मतलब अब समझ में आया, यहां पे पीपी भाग नहीं ले रहा है, यहां पे परिवादी भाग ले रहा है और पीपी कंडक्ट कर रहा है। मतलब जब पीपी संचालित करता है मामले को, तो उसमें परिवादी क्या ले रहा है, भाग। मतलब लोक अभियोजक के नियंत्रण में जो परिवादी है वो क्या ले रहा है, उसमें भाग ले रहा है और देख रहा है कि हाँ मामला ठीक है कि नहीं चल रहा है। मतलब पुटअप हो गया केस। अब क्या हो गया, पुटअप। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पीपी का कंडक्ट कराने के अलावा परिवादी भाग ले सकता है, जी हाँ ले सकता है। लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने बहुत गजब की बात बोली। गुजरात उच्च न्यायालय ने बोला मामले के संचालन में कभी भी वकील भाग नहीं ले सकता। जो गुजरात उच्च न्यायालय का जजमेंट है, उन्होंने बोला कि मामले के संचालन में, कंडक्ट में कभी भी पीपी वकील जो है वो क्या नहीं ले सकता, भाग नहीं ले सकता। सिर्फ उसे 338 की सेक्शन, 338 सही बोला ना, 338, हाँ 338 की सेक्शन में अपीयर किया जाता है। मतलब भाग नहीं लेगा, ये आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो, वो अपीयर होता है। उन्होंने ब्रीच किया है, भाग लेगा कंप्लेंट, परिवादी, ठीक है। तो इसमें कभी वकील भाग नहीं लेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीपी डायरेक्शन देगा, चलाएगा, उसके कंट्रोल में चलेगी पूरी कौन सी वाली ट्रायल, ये प्रोसिक्यूशन की, जो भी अभियोजन का मामला रहेगा वो, ठीक है। सिंपल सी बात है, गुजरात हाई कोर्ट एक एक्सेप्शनल है जिन्होंने ये डायरेक्शन दे दिया था कि नहीं वकील इसमें भाग नहीं लेगा, इसमें सिर्फ परिवादी वगैरह वगैरह रहेंगे जो कि कंट्रोल किस में रहेंगे, आपके इसमें रहेंगे। हमें जानना सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ये
स्पेशल है। पहली चीज समझ में आई, विचारण कैसे होगा, विचारण का संचालन कौन करेगा, तो विचारण का संचालन करने के लिए आपके सेशन कोड में कौन आएंगे, पीपी आएंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, दूसरा देखिए, दूसरा क्या था लाइन, ओपनिंग द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन। दूसरे में है ओपनिंग करेंगे। हम्म पीपी पीपी, मैं इधर ही हूँ। हम्म हम्म। हम्म कौन सा, नहीं, अधिवक्ता चुनने का अधिकार है ना उसमें भी, पीपी को चुनने का अधिकार है उसमें भी, वही तो चुनेगा। और कौन चुनेगा, कौन सा सेक्शन है पीपी उसमें चुनने का अधिकार अधिवक्ता को, इंटरोगेशन में 38, नहीं 38 ही है, ठीक है तो ठीक है 38 ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे दोनों में है, लेकिन मैं स्पेशल पीपी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे सेक्शन ही बोल रहा है, तो हम उसको ही मान के चलेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया बस। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे वाले में अभियोजन का केस हो रहा है ओपन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मामले के कथन का आरंभ हो रहा है, ओपनिंग द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन। बस अब यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा, अब अभियुक्त यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, उपसंजात होता है। और इस धारा में जो आपका 332 का डी है उसमें कमिट हो जाता है, तो अभियोजक मामले के कथन का करना क्या होता है, आरंभ करता है। अब देखना यहाँ पे पूरी प्रोसीजर ये ऐसे नहीं आता, ओपन केस ऐसे नहीं होता। ओपन केस तब होता है जब एक्यूज्ड अपीयर होता है। जब एक्यूज्ड अपीयर होगा, पहली चीज अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित होता है, ठीक है, पहली चीज याद रखना। दूसरा, या तो ये आ जाए, या 332 के डी में सुपुर्द कर दे मामला, या कमिट कर दे मामला, क्या कर दे मामला, कमिट कर दे। तो वहां पे, तो इस कंडीशन में ओपन केस कौन करता है, आपका पीपी, लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर मामले के कथन को आरंभ करता है। वो करता क्या क्या है, मैंने कितनी चीजें बताई थी, पीपी करता क्या क्या है, डिस्क्राइब करेगा, क्या डिस्क्राइब करेगा, बोलते जाओ, चार्ज जो पे किस पे लगे हैं, एक्यूज्ड पर्सन पे, और क्या बताएगा, एविडेंस प्रोसेस टू प्रूव्ड गिल्ट, गिल्ट करने के लिए जो जो एविडेंस है वो बताएगा कि ये फलाने फलाने अभियुक्त व्यक्ति ने इस तारीख को, इस दिनांक को, मनमोहन सिंह को इधर इधर ऐसा ऐसा फलाना फलाना जो भी उसके खिलाफ है, लाठी से मारा, चाकू से मारा, घूते से मारा, फिर उसके रोड पे खड़े होकर गाली दी, फिर कांच की बोतल भी फोड़ दी, ये सब चीजें वो क्या करेगा, विवरण करेगा। इसका कहने का मतलब ये है, पूरी एफआईआर पढ़ के बताएगा, चालन सीट में जो जो पुलिस ने जब्त किया ये सब चीजें करके बताएगा, इतनी चीज वो ओपन करता है केस को। जिससे क्यों बताता है वो, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को भी तो पता होना चाहिए, सेशन कोर्ट को भी पता होना चाहिए कि मामला क्या है। उनके पास एक डायरी रहेगी, वो उसमें मिलाएंगे, हाँ 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 चीज है, और वो बोलते जाएगा, आप लोगों ने अगर देखा हो कभी तो, ठीक है, वो बोलता है। ठीक है, चलो, उसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब, ये कथन करने का, ओपन करने का, कथन करने का ऑब्जेक्ट क्या है, अभियुक्त को उसी दिन दोष सिद्ध करवा दो, क्या करा दो, उसी दिन दोष सिद्ध करा दो, मतलब आपको कन्विक्शन की ओर रुख मोड़ देना, कन्विक्शन की ओर क्या कर देना भैया, रुख मोड़ देना, ये हो गया। इतनी चीजें वो अपने मामले के जब कथन आरंभ करता है तो ये चीजें वो बोलता है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। हम्म चलो, एक पुराना सेक्शन खोलिएगा, 319, और नया वाला बताओ फटाक से, पुराना सेक्शन सीआरपीसी 319 और नया वाला बताइए।
अभी खत्म नहीं है, मैं आप लोगों को बारीकी चीज बता रहा हूँ कि चलता कैसे है मामला। अब आप लोग बीच में अगर आप लोगों को एक प्रिजम्पशन आ जाए, आप बोलो सर अगर कोर्ट ने मामला स्टार्ट कर दिया, पीपी ने बोल दिया और जब एविडेंस दे रहा था तो पता चला ये तो एक नहीं, ये तो कितने हैं, एक से ज्यादा। अब तो क्या मजिस्ट्रेट साहब उसको बुलाएंगे क्या? तो बुलाएंगे तो क्या यहीं पे दिया है? नहीं दिया। तो वो कहां दिया है? वो दिया है कौन सा सेक्शन? 358 लिखा है उसमें, क्या लिखा पढ़ के बताइए। अपराध में अन्य व्यक्ति के दोष सिद्ध होने वाले कार्रवाई करने वाले व्यक्ति की शक्ति, मतलब व्यक्ति न्यायालय की शक्ति। इसका मतलब अगर पता चलता है तो यहाँ पे एक एडिशनल सेक्शन है। वो एडिशन सेक्शन का वे, जब ये एविडेंस का मामले का कथन करते हैं और जब इनको नॉलेज हो जाता है, नॉलेज ये होता है कि भैया अदर एक्यूज्ड भी है, क्या भैया अदर एक्यूज्ड भी है, तो उसको बुलाने की पावर कहां पे है आपकी? सेक्शन 358। सेक्शन 358 में उसको बुला लेंगे और यहीं पे आज का कथन भी आरंभ करेंगे। बिल्कुल, ये ऐसा पकड़ेंगे नहीं, बीच में थोड़ी आ जाएगा टपक के। जब मामले का कथन करेंगे हम बताएंगे, जब हम पढ़ रहे हैं, जब पता चलता है कि यार नहीं यार भाई क्या इसमें तो यार कोई और व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, तो एक काम करो 358 का आवेदन लगाओ फटाफट। वकील साहब 358 का आवेदन लगाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब उसकी शक्ति का प्रयोग करके, तो भी रहेगी। ठीक है, अगर नहीं उपस्थित हो रहा है तो भी उसके खिलाफ नाम ऐड तो हो ही गया कि एक और व्यक्ति था, चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा अज्ञात के नाम से भी केस चलते रहते हैं, चलते कि नहीं चलते? क्यों चलते हैं? कल के दिन मिल गया तो फिर भैया दोबारा हम कैसे उसको वापस से ट्रायल चलाएंगे क्या इतनी? नहीं, इसलिए जब मामला केस होता है, 5 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, 2 का नाम पता है, 3 का नहीं पता है, इसलिए चलने दो। समझ में आई बात? चलो, जब पता चलेगा तब की तब देखेंगे। चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आता है तीसरा वाला। अब यहाँ पे हो गया मामले का कथन आरंभ, अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। किस पे आते हैं? डिस्चार्ज पे। अब है आज का डिस्चार्ज। अब आप डिस्चार्ज को पढ़िएगा, क्या लिखा? अभियुक्त को उन्मोचन। अब यहाँ पे अभियुक्त का उन्मोचन कौन से सेक्शन में? यहाँ पे सेक्शन के नाम भी बताते जाइए। एक तो आपका है 248 ओपन केस, 249 डिस्चार्ज में आपका मामला गया 250। ठीक है, चलिए डिस्चार्ज के बारे में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? उसमें बोला था कि इसमें मजिस्ट्रेट साहब को पावर है। क्या पावर है? प्रोसिक्यूशन को भी सुनेंगे, एक्यूज्ड पर्सन को भी सुनेंगे, दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट साहब को, न्यायाधीश साहब, सॉरी मजिस्ट्रेट गलत वर्ड ले रहा हूं यहाँ पे, न्यायाधीश को या कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है, सेशन जज को ये लगता है कि यार अभियुक्त के विरुद्ध तो कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है ही नहीं, तो भैया रीजन रिकॉर्ड करके डिस्चार्ज करेगा। आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज भैया यहाँ पे सुनवाई का दोनों को ऑप्शन देना है, हेयरिंग अपॉर्चुनिटी दोनों की रहेगी। हेयरिंग यहाँ पे दोनों की रहेगी, किसकी? आपके प्रोसिक्यूशन की भी और आपके एक्यूज पर्सन की भी। ठीक है, यहाँ पे दोनों को सुना जाएगा और दोनों को सुनने के पश्चात जज को क्या लगता है? जज कंसीडर्ड करेगा, क्या कंसीडर करेगा भैया? नो सफिशिएंट एविडेंस, नो सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे? रीजन रिकॉर्ड करेंगे पहले, प्लस फिर डिस्चार्ज करेंगे। राइट? इतनी कहानी क्लियर हुई अभी तक कि नहीं हुई? मेरे ख्याल से इतना चीज याद हो गई होगी, पूरी प्रोसेस है अभी तक। ठीक है, बना लीजिए। अब यहाँ पे डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है? चलिए बताइए सोनिया, डिस्चार्ज का क्या मीनिंग है? हम्म, तो मान के चलो दोबारा फिर मिल गए, जिस दिन डिस्चार्ज किया अगले दिन एविडेंस लेके आ गया, अगले दिन फिर एविडेंस लेके आ गया। अरे वो तो आगे की प्रोसीजर है, वो तो चार्ज लगाने की प्रोसीजर 8 दिन। सुनिए मेरी बात को, डिस्चार्ज कर दिया,
हो गया डिस्चार्ज, नहीं है सफिशिएंट ग्राउंड, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। अब मिल गया 1 महीने बाद एविडेंस। हाँ बताओ। वाह। चलिए अच्छी बात है, उमेश ने अच्छा बताया, बस समझना अब। यहाँ पे मैंने क्या बोला आप लोगों को, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बारे में कुछ चीजें जान लो आप। डिस्चार्ज एक तरीके का आपका एक मध्यवर्ती आदेश है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा लोकेटरी ऑर्डर। डिस्चार्ज क्या है? इंट्रा लोकेटरी ऑर्डर है। इंट्रा लोकेटरी ऑर्डर है, मतलब ये मध्यवर्ती आदेश। ये मध्यवर्ती आदेश कैसा? ये निलंबन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये निलंबन दर्शाता है, मतलब सस्पेंशन। ये सिर्फ निलंबन को दर्शा रहा है कि कुछ देर तक के लिए पेंडिंग है। अगर मान के चलो जो प्रोसिक्यूशन है, उत्तरवर्ती अभियोजन के लिए अतिरिक्त या पर्याप्त साक्ष्य मिल गए तो क्या रीट्रायल हो सकती है? जी हाँ, मतलब यहाँ पे रीट्रायल भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कब? जब एविडेंस मिल जाते हैं, वो भी एविडेंस वो वाले नहीं, एडिशन एविडेंस जो उसके अलावा उसको दोष सिद्ध करते हैं। तो ये मिल गया, ये प्रोड्यूस कर देता है अभियोजन, तो वो क्या हो जाता है? रीट्रायल क्या हो जाती है? डिस्चार्ज होने के बाद भी ओपन हो जाती है। इसी में होती है, इसी के बाद की प्रोसीजर है। अरे इसी में होती है, ये बीच में जो गैप हो जाता है ना आपका, बीच में जो सेक्शन के बीच में गैप है, चार्ज लगाने के पहले डिस्चार्ज के बाद, ये तो डिस्चार्ज में हमने क्या बोला? एविडेंस नहीं मिले तो डिस्चार्ज, एविडेंस मिले तो चार्ज। तो ये बीच में जो गैप है, हो सकता है व्यक्ति छूट गया और फिर मिल गया, फिर अपन ने रिट्रायल स्टार्ट कर दी तो चार्ज से स्टार्ट होगा फिर, क्योंकि आधा तो हमने सुन ही लिया। हम वापस से लाएंगे, हम बोलेंगे सर देखिए ये इस पे है, अब यहाँ पे सफिशिएंट कॉजिंग होते तो डायरेक्ट चार्ज लगा देंगे। आधी कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब यहाँ पे एक केस लिखो, लेकिन अब आप, हाँ, उसी प्रोसेस पे रीट्रायल लिखा ना, रीट्रायल, रीट्रायल। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ऐसे चल सकती है। नहीं, केस लिखो पहले, केस तो लिखो, केस तो लिख लो, भगवान मेरे, केस लिखो पहले आप। हाँ केस तो लिखो पहले आप लोग। चलो, आप लोगों ने सुना भी होगा, आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले। आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले। 2 सेक्शन देखो, पुराने वाले में, नए वाले आप लोग लिखना। 239 और 245। नया वाले बताइए। और 245, 262 और 265, दोनों के नाम पढ़िए। जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा, लिखा है 262 में 21% डिस्चार्ज। चलो ये एक हो गया, दूसरा में क्या लिखा है? और पीपी के लिए ये कौन सी रिपोर्ट पे आधारित मामले हैं? पुलिस रिपोर्ट पे। कॉमन सेंस हो गया, इसका मतलब सेशन भी पुलिस रिपोर्ट पे तो जनरल कॉग्निजेंस ले ही ले रहा है, गंभीर मामले। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि अरे यार, यहाँ पे डिस्चार्ज का 250, सेशन वाले का, पुलिस रिपोर्ट पे आधारित का आपका 262, और आपका पेपी यहाँ पे एविडेंस देता है। इसका मतलब कॉमन सेंस हो गया। अब क्या हो गया कॉमन सेंस? कि दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं है। इन तीनों का ऑब्जेक्ट एक ही है।
प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता? प्राइमा फेसी केस बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर नहीं बन रहा तो डिस्चार्ज, और बन रहा है तो चार्ज। एक ही ऑब्जेक्ट है इन तीनों सेक्शन का जिसमें डिस्चार्ज 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 के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे पीपी के लिए साक्ष्य आ रहा है, प्रोसिक्यूशन के लिए साक्ष्य आ रहा है। यहाँ पे साक्ष्य आएगा क्योंकि कब आएगा? जब व्यक्ति को डिस्चार्ज किया। तो डिस्चार्ज कर दिया तो क्या दोबारा चार्ज नहीं लगवा सकते? लगवा सकते हैं। यही तो इसका ऑब्जेक्ट है डिस्चार्ज करने का, कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा इंट्रालोकेटरी ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है कि व्यक्ति के खिलाफ आप एविडेंस ही नहीं ला सकते। अगर हो दम तो ले आओ एविडेंस और लगा लो चार्ज। ऐसा अगर कोई बोल दे, देख रहे कर लिया मुझ पे केस, हो दम तो लगा लेना चार्ज, लो उसको लगा कि तुम जेल से क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए। तो तुमने फटाके फोड़ दिए, वाह मस्त डिस्चार्ज हो गया अब तुम्हें, ठीक है। पता चले अगले दिन एविडेंस पेश कर दिया, वापस से थान कोर्ट में बुला लिया, वही पेश कर दिया, वही रिकॉर्डिंग करके, हो दम तो चार्ज लगा लेना, ठीक है। बोले देखो सर ये डरा रहा था मुझे, हो दम तो चार्ज लगा देना। देखो सर इसका मतलब ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं गिल्टी तो है, सर ट्रायल तो करिए कम से कम। समझ गए बात को? चलो, तो ये वाली चीज हो गई 250, 262, 265, ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पे पूरा डीडी है आपका डिस्चार्ज, बैटरी डिस। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई, केस का नाम क्लियर हो गया। केस के नाम में ये बोला गया था कि यार बताइए सेशन कोर्ट में भी डिस्चार्ज है और एक मजिस्ट्रेट कोर्ट जो मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है वो भी डिस्चार्ज के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या हम इसकी दोनों की तुलना इस सेक्शन से कर सकते हैं ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक में? तो बोले नहीं, अगर आपको तुलना ही करना है तो शब्दों से कर लो ना, अकेले शब्दों से, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है और ये सेशन ट्रायल, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है। फर्स्ट इंस्टेंस अगर मामला दिखता है, प्राइमा फेसी मामला अगर दिखता है तो चार्ज विरचित करना, और अगर नहीं मिलता है तो फटाक से क्या करना? डिस्चार्ज कर देना। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं हमारे डिस्चार्ज पे, हो गया 250 हो गया, ठीक है, 262, 265 हो गया। अब आते हैं 251 पे, आ जाइए। हमारा 251 क्या बोलता है भाई साहब? किसके बारे में बात कर रहा है? अब बात कर रहा है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में। आ जाइए। यस, चार्ज लगने के पहले ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाओ। मैंने बड़ी मूर्खता कर दी थी प्रैक्टिकल में, मुझे लगा चार्ज लगेगा फिर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाएंगे प्रैक्टिकल में। तो वो मजिस्ट्रेट साहब वो बोलते हैं पागल हो। मैंने जी पहली बार आए हो? तो मैंने जी, तो बोले ये पता नहीं है कि ये चार्ज लग चुका है इस केस में, आप डिस्चार्ज डिस्चार्ज की एप्लीकेशन पहले लगती, अब रिवीजन पे जाएगा मामला, अब रिवीजन की लगाइए आप। रिवीजन, अरे लगाओ लगाओ नहीं लगाओ वैसे भी एविडेंस पे आएगा, तुम सेटिस्फाई नहीं रहोगे तो वैसे ही हाई कोर्ट जाओगे, रिवीजन वैसे ही होगा। वो तो एक ट्राई हो, एक तो वो चीजें आप लोगों को कैसे बताऊं मैं, चलता है मामला, क्या करें अब, ठीक है। वो तो हाँ सिंपल सी बात, पैसा कमाना है अगर आपको ना तो डिस्चार्ज लगा दो आप तो, ठीक है, बात खत्म। चलो आगे बढ़ जाएं अब, ठीक है। अब आरोप का वर्चन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में आपका सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? 251। क्या बोला गया था फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में? कि जब भी चार्ज फ्रेम होने के पहले वो क्या करेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड आएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, दोनों पक्ष को सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश को लगता है कि भैया आधार ऐसे हैं अभियुक्त पे कि चार्ज लगाने वाले हैं, तो वो क्या लगा देंगे? चार्ज लगा देंगे। जनरल कॉन्सेप्ट ये है, पहले चार्ज लगाएंगे। देखिए समझना मेरी बात को, यहाँ पे हेयरिंग अपॉर्चुनिटी दी, दोनों को सुना, प्रोसिक्यूशन को और एक्यूज पर्सन को, दोनों को सुन लिया। अगर उनको लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस पे चार्ज लगना चाहिए क्योंकि सफिशिएंट ग्राउंड है, क्या है, तो क्या लगा देंगे? चार्ज लगा देंगे। इतनी चीज क्लियर है, पहली चीज। अब लेकिन एक डाउट है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बोली यहाँ के कॉन्ट्राडिक्शन के लिए,
क्या क्या चीजें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बोली? पहली बोल रही कि अगर मामला सेशन द्वारा विचारणीय लगे ही नहीं है, सेशन ने ले लिया कॉग्निजेंस, सेशन ने क्या लगा दिया, चार्ज भी लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे इतना समझ में आ गया। लेकिन अगला जब जैसे स्टेप बढ़ाया और उनको लगा नहीं यार, मेरे द्वारा ये ट्रायल तो है नहीं, एविडेंस लेने के बाद, चार्ज लगाने के बाद उनको लगता है यार मेरे द्वारा ट्रायल नहीं है। ट्रायल किसके द्वारा होना चाहिए? मजिस्ट्रेट के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? मजिस्ट्रेट, सीजीएम या जीएमएफसी के द्वारा ट्रायल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? वो ट्रांसफर करते हैं किसको? सीजीएम साहब को, और किसको? जे एम एफ सी। ये चार्ज लगाने के बाद ट्रांसफर हो रहा है भाई साहब, समझ गए बात को? इतनी चीज समझ में आई? इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आरोप विरचित कर, अगर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकते हैं, पहली चीज ये पावर है उनकी। दूसरी, कर सकता है में लिखा है, शैल नहीं, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। नहीं लगाना चार्ज मत लगाओ, पहले ही ट्रांसफर कर दो, वही लगाते रहेंगे चार्ज। अगर आप लगा सकते हो तो लगा दो और फिर ट्रांसफर कर दो, तो ये भी ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे कि आपने ये चार्ज क्यों लगाया। सेशन कोर्ट ने लगाया होगा तो सही लगाया होगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये बोला ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर जैसे ही करेंगे तो भले अब ये लोग कंप्लेंट मामला सुने, ये सुने, इनको मजिस्ट्रेट बोलेगा कि नहीं, सेशन कोर्ट बोलेगा नहीं। अब आप ट्रांसफर, अगर मामला आपको हुआ है और मैंने आपको ट्रांसफर किया है, तो आप वारंट ट्रायल की तरह इसको क्या करो? ट्रीट करेंगे। तो कौन सी ट्रायल करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे होगी वारंट ट्रायल, जैसे कि पीआर पे होती है, पुलिस रिपोर्ट पे। ये इतनी प्रोसीजर है, समझ में आ गई बात? हाँ, पुलिस रिपोर्ट पर संसद मामले वारंट ट्रायल की प्रक्रिया का विचार का अनुसरण करेंगे। कैसे लेगा? गलती से गलत कैसे लगाएगा? क्यों गलती क्यों? ये इधर ये ढोर है क्या? हेयरिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उनको सुनवाई का अवसर दे रहा है, एविडेंस ला रहा है, वो ढोर है। इतने के बाद भी गलत लगाएंगे? हैं? वही तो, कैसे लगा लेगा? सामने वाला ऐसा बोलेगा, जी सर मैंने तो छुरी मारी थी, आपने तो मर्डर पर ही लगा दी, अच्छी बात है। आप ऐसा करोगे हमारे साथ? आप जरूर गलती से किसी को फांसी की सजा कर दोगे चोरी के केस में। गलती से क्या होता है? लॉ का प्रोसीजर है, मिस्टेक बाय लॉ पनिशेबल है? फैक्ट की भूल है ये जज लॉ की भूल है। लॉ की भूल मतलब कोई भूल, आप तो सीधा अंदर जाओ, छम्मे वम्मे नहीं है अब। समझ गए बात को? चलो, ठीक है। और हाई कोर्ट यहाँ पे चार्ज लगाने के बारे में बात भी नहीं कर रहा है, नहीं तो उससे बोलो सर हाई कोर्ट भी तो चार्ज लगा सकता है ना, डायरेक्ट हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओ डायरेक्ट, इंटरनेशनल कोर्ट भी चले जाना डायरेक्ट चार्ज लगाने। फिर लोअर कोर्ट का अस्तित्व भी खत्म है। क्यों बन रहा है जीएमएससी? आप लोग ही बनोगे। आप लोग ऐसे ऐसे देखना, चार्ज तो ऊपर वाले लगाते हैं, हम तो बैठे रहते हैं बस। तो सैलरी भी आपको 15,000 रुपये महीने देगा वो, 80,000 थोड़ी देंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, बस उधर लाठी लेके ऐसे ऐसे ठोकते रहना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन मेंटेन मेंटेन। ठीक है, क्योंकि आपको काम तो है ही नहीं, ना आपको सुनना है ना कुछ करना है, ऊपर वाले कोर्ट का ऐसे ऐसे करना सब चीजें। ये प्रोविजन बनाए इसलिए क्योंकि किसी का अनादर ना हो, आप लोगों का अनादर ना हो। आजकल सीधा बोलते हैं शांत रहो, तो वो शांत रहो हो जाता है, रखा रहता है, लेकिन वो रखा रहता है। अरे भैया आजकल प्रैक्टिकल का कुछ मत पूछो आप तो, प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा नहीं होगी, किताब पढ़ो आप तो। चलो, इसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। अब आरोप लगा, तो यहां से उठा के लगा, कहां से उठा के लगा? यहां से। सेशन कोर्ट ने लगा दिया आरोप, सफिशिएंट ग्राउंड है, चार्ज लगा दिया लिखित रूप में, रीजन रिकॉर्ड कर दिया चार्ज लगा के। अब जब चार्ज लगाएंगे तो भाई साहब आपका कौन सा सेक्शन है, क्या लिखा है उसमें? लेकिन अभी 252 नहीं पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है 251 का 2। इसमें लिखा है कि चार्ज को
विद इन 60 डेज के भीतर विरचित किया जाएगा। कितने दिन के भीतर भाई साहब? 60 डे के भीतर। और पढ़कर सुनाया जाएगा कि नहीं? पढ़कर सुनाया जाएगा, रीड करवाया जाएगा, समझाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हर चीज से। समझ में आई बात को? और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे ही आपको पढ़ेंगे पूछेंगे आर यू ढोर, समझ में आया? तो वो बोलेगा जी सर समझ में आया। तो चलो बताओ तुम इस चार्ज से खुश हो के दुख? तो वो बोलेगा सर मैं बहुत दुखी हूं। और अगर वो गलती से बोल देता है खुश हूं मैं तो सर, ठीक है, तो यहाँ पे जब खुश हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुरंत के तुरंत कन्विक्शन। और यही हमारा ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आर यू प्लीड गिल्टी, तो आंसर आएगा यस। नो तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा अकेला? यस। अरे सेक्शन में बोला है, क्या बोला? यस। और यस बोलेगा तभी तो अगला सेक्शन बनेगा हमारा 252 कि दोषी होने का अभिभाग पे दोष सिद्धि, यही है सेक्शन, तभी तो बनेगा। चलो इतनी चीज क्लियर है भाई साहब। केस का नाम लिखिए इसमें, फटाक से केस लिखिए इसमें। हम्म, कन्विक्शन हो जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट। क्योंकि आपको सब चीजें को तो फॉलो करवा ही दिया है उसने, ट्रायल चल रही है अब, तो ट्रायल में आपको यस या नो जो भी चीजें हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। निरंजन सिंह करण सिंह पंजाबी वर्सेस जितेंद्र भीमराज विजया, केस का नाम है ये। निरंजन सिंह करण सिंह पंजाबी, निरंजन सिंह करण सिंह पंजाबी, इतना ही लिख लो आप तो, बाकी तो कुछ मत याद रखो। वर्सेस जितेंद्र भीमराज, जितेंद्र भीमराज विजया, डबल जे विजया। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये केस था। इस केस में क्या हुआ था ये मत जानो आप लोग, है ना। वही बोलेगा प्राइम फेसी मामला बनता है तो हम फटाफट क्या बोल जाएंगे, चार्ज लगा देंगे, और नहीं बनता है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। इतनी सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे आता है अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है आपका 252। 252 आपका क्या बोल रहा है? 252 ये बोलता है दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति दोषी होने का अभिभाग करता है तो उसको यथासंभव उसके शब्दों में जो वो बोल रहा है स्वाभाविक अनुसार उसे दोष सिद्ध कर सकेगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दोषी होने का अभिभाग कर रहा है तो क्या मजिस्ट्रेट बाउंड है दोष सिद्ध करने के लिए? ना, तब भी डिस्क्रिशन पावर ऑफ कोर्ट लगती है। नहीं लग रहा कि ये व्यक्ति हो सकता है किसी दबाव में बोल रहा हो सकता है किसी झूठ में बोल रहा हो, कुछ भी चीज हो सकती है। तो डिस्क्रिशन पावर ऑफ कोर्ट है। तो ये बोलता है आर यू प्लीड गिल्टी, बोले यस आई एम प्लीड गिल्टी। तो यहाँ पे प्लीड गिल्टी का सेक्शन आता है, प्लीड गिल्टी। तो यहाँ पे प्लीड गिल्टी डिस्क्रिशन पावर ऑफ क्या होती है भाई साहब? कोर्ट होती है। और जैसा प्लीड गिल्टी करेगा उसी वर्ड में लिखा जाएगा, वर्ड उसी के रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे, मान के चलो उसने दोषी होने का अभिभाग कर दिया और बाद में उसको रियलाइज होता है अरे यार नहीं यार मैंने गलत किया, मुझे नहीं बोलना था, और जज ने क्या सुना दिया? कन्विक्शन सुना दिया। तो अपील कर सकता है? यस। तो 252 की क्या होगी? अपील होगी विद इन टाइम पीरियड।
जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से क्या होगी, इसमें अपील होगी। अपील कहाँ पे होगी? सेक्शन पुराना वाला देखना 375, नया वाला देखो, नया वाला कौन सा है देखो, सीआरपीसी का तो 375 है, पुराना वाला देखो बीएनएसएस का कौन सा है, क्या लिखा है 416 में? हम्म। अपील होना ना होना। हाँ हाँ हाँ, 374 ही है ना, 416 है ना। अपील वाला 15 है ना, हाँ दोनों ही लिखो ना। तो ये 415 है ना। अब वो मैं घबरा गया यार, मैंने बोला अपील नहीं हो रही ऐसे कैसे। चलो समझना, एक मिनट समझ लो जरा, चलो लिख देता हूँ, एक मिनट समझ लो। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है प्ली ऑफ गिल्टी, डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ कोर्ट, उसी वर्ड में लिखा जाएगा। दो कंडीशन है, ये बोल रहा अपील होगी, यहाँ पे क्या होगी, अपील होगी, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो अपील नहीं होगी। कौन सा सेक्शन है बीएनएस का? 416। यहाँ पे बोल रहा है अपील नहीं होगी, अपील नहीं होगी क्योंकि क्या हो गया, विचारणा समाप्त, इसलिए। और यहाँ पे अभी चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने बोला हाँ हाँ मैंने किया है, और कोर्ट ने ये देख लिया अच्छा इसने किया, एक काम करते विचारण का कर देते, समाप्त कर देते हैं, तो विचारण अगर समाप्त हो जाता है तो अपील नहीं होगी अंडर सेक्शन 416। और अगर लगता है कि अभी दोषसिद्धि का होने का किला विवाद किया है व्यक्ति ने, बाकी अभी जजमेंट आना बाकी है, जो कि 30 दिन में सुनाया जाता है। किसमें सुनाया जाता है? तो रीड विच सेक्शन कौन सा पढ़ाया था कल मैंने इसके साथ? 258। 30 दिन के भीतर जजमेंट, और कितना बढ़ा सकते हैं एक्सटेंड करने के लिए? 45 दिन, ठीक है। ये वाला क्लियर? दिमाग से सब क्लियर? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा? इतना कंफ्यूजन कहाँ से आता है आपके दिमाग में, मुझे ये बता दो। जब मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि यहाँ पे अपील हो गई, जब जब विचारण समाप्त नहीं होता तो अपील कर देगा, और जब विचारण समाप्त नहीं हो रहा है, विचारण समाप्त हो जाता तो अपील नहीं करेगा, और जजमेंट मतलब अभी तक नहीं आया 30 दिन के भीतर तो अपील कर देगा, आ गया नहीं करेगा, बात खत्म। जहां पे सब कुछ समाप्त वहां पे अपील नहीं, क्योंकि तुम दोषी होने का विवाद कर चुके हो। 416 हमारा सेक्शन ऐसी बात करता है, और 415 ये बोलता है कि अपील कर पाओगे, 416 बोलता है अपील नहीं कर पाओगे। अब क्या लोगे? और आई बात समझ? चलो आगे बढ़ जाएं अब वापस से। केस का नाम लिखिए, इसमें भी केस, जो लॉजिकल पॉइंट है उसमें केस जरूर आएगा। लिखो कंचन भाई वर्सेस राज्य, AIR 1959। कंचन बाई वर्सेस राज्य 1959 है शायद, 1950। अब यहाँ पे कंचन बाई वर्सेस राज्य में क्या हुआ? कंचन बाई वर्सेस राज्य में अधिवक्ता नहीं आ रहा, अधिवक्ता को एग्जम्प्ट दिया, उस व्यक्ति को एग्जम्प्ट दिया, अधिवक्ता नहीं आता है, और वो व्यक्ति आके बोल देता है मैं कन्विक्शन करने के लिए मैं प्लीड गिल्टी करता हूँ, बोल दिया प्लीड गिल्टी, तो प्लीड गिल्टी हो गया, हो गया। लेकिन जहां पे एक से अधिक अभियुक्त थे तो क्या सबका अलग अलग होगा? जी हाँ, सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक में स्पष्टीकरण नहीं आ रहा तो दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। मतलब क्लियरेंस होनी चाहिए आपके प्लीड गिल्टी करने में भी, क्या होनी चाहिए? चलो आगे बढ़ जाओ कंचन भाई, आगे बढ़ो।
अब आता है कौन सा सेक्शन आपका 253। 253 क्या बोल रहा है? अभियोजन की साक्ष्य की डेट। यहां पे है डेट प्रोसिक्यूशन की, वो भी किसके लिए भैया? एविडेंस के लिए। एविडेंस के लिए ना, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे। अब बोलेगा डेट आई नहीं, एविडेंस के लिए डेट फिक्स की जाएगी कि कौन से डेट पे आपको क्या लाना है भाई साहब, एविडेंस के लिए जाना है। ठीक है, डेट फिक्स हो गई, अभियोजन साक्ष्य की तारीख मिल गई। ठीक है, अभियोजन साक्ष्य हेतु एक तारीख आएगी, तारीख पे क्या क्या होगा, परिस्थितियों में न्यायालय साक्ष्यों की परीक्षा हेतु नियत करेगा। तो यहाँ पे पहली चीज क्या क्या चीज होगी इस डेट पे? यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, पहली चीज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी? पहला हो गया एग्जामिनेशन विटनेसेस, दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगी कि यदि यदि अभियुक्त दोषी होने के अभिभाग से इनकार करता है या विचारण का दावा करता है या दोषी होने का अभिभाग करता है या उसके विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, तो वो क्या करेगा? आवेदन लगाएगा। अभियोजन के आवेदन पर निम्नलिखित आदेश का जारी कर सकता है साक्षी को उपस्थित होने के लिए, अदर डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। ये डेट है, मतलब ये डेट किस चीज के लिए? पहली चीज ये है। दूसरी कंडीशन लगाइए, यहाँ पे क्या लगाइए? कंडीशन लगाइए। और उस कंडीशन में बोल दिया कि आप 252 में गए थे, 252 में हमने पढ़ा था प्लीड गिल्टी करा था, उसने क्या किया था? प्लीड गिल्टी करा था। अगर मान के चलो वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, क्या नहीं करता है? प्लीड प्लीड गिल्टी अगर नहीं करता है तो क्या हो रहा है? तो वो विचारण की मांग करेगा। किसकी मांग करेगा? विचारण की क्या करेगा? डिमांड करेगा भैया, कि हमें तो क्या चाहिए भैया? ट्रायल चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे तो क्या चाहिए? ट्रायल चाहिए। और मान के चलो ये हो गया, और मान के चलो प्लीड गिल्टी नहीं, प्लीड गिल्टी हो भी जाता है और प्लीड गिल्टी करता है, लेकिन डिस्क्रिशन पावर ऑफ कोर्ट, अगर उसको लगता है कि ये प्लीड गिल्टी लायक नहीं है, ये इसने जो कथन दिए हैं वो गिल्ट होने लायक नहीं है, गिल्टी के लिए क्या नहीं है? पर्याप्त गिल्टी होने के लिए क्या नहीं है भाई साहब? पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या? तो फिर क्या? तो सीधा बोलेगा फिर दो चीजें करेंगे, एक डेट फिक्स करी, उस डेट पे क्या क्या चीजें आएंगी? उस डेट पे आएगी पहली चीज। अब तीसरी चीज क्या आ जाएगी अब आपकी? एक तो आएगा आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ठीक है, साक्षी जो उपस्थित होने के लिए होंगे उनका एग्जामिनेशन करेंगे, और डॉक्यूमेंट चीज प्रस्तुत करने के लिए बोलेंगे, डॉक्यूमेंट मंगाएंगे भैया, डॉक्यूमेंट और चीजें प्रस्तुत करने के लिए आदेशिका जारी करेंगे। बताओ कौन सा सेक्शन है ये? डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए 227। वाह, अगर ये गलत होता तो बताता मैं। अरे मैं जब डॉक्यूमेंट में आ रहा था तो इशू ऑफ प्रोसेस तो व्यक्तियों के लिए लाने के लिए। ठीक है, और ये आवेदन पर होगा, ये पूरा का पूरा काम, ये पूरा का पूरा, ये दोनों चीजों का काम ये विथ एप्लीकेशन होगा, विथ एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। चीजें याद रख लेना, बहुत बारीक चीजें हैं, गलत कराने की पूरी संभावना पे आधारित है, पूरी की पूरी चीजें गलत कराने की संभावना के आधार। यस, कौन सा सेशन? हाँ मेन से पूरा, और ऐसे ही लिख के आओगे तो मैं बता रहा हूँ कंटेंट की जरूरत ही नहीं है आपको। है क्या जरूरत कंटेंट की, बताओ मुझे? बस ऐसे ही लिख के आ जाओ, बढ़िया मजा आ जाएगा। केस भी आ गए आपके पास, लिख के आना। कहाँ के नोट्स लग रहा है? यही है आपकी डायरेक्ट आपका नोट्स है। चलो लिखो, भजो सीताराम का नाम, केस का नाम लिखो सीताराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। डॉक्यूमेंट है और चीजें व्हाट्सएप लैंग्वेज। ठीक है, हाँ मुझे
मैं इसलिए रुका था यार। नहीं, मुझे खुद डाउट हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि दोबारा अगर कोई लड़की बोल रही है कि 90 है सर, तो मैंने अपने भावनाओं को थोड़ा सा फिर मैंने रखा कि नहीं यार, 90 होगा अगर दो बार बोल दिया है तो। हाँ सर 90 ही है। मैं जबकि 94 ही लिखता वहां पे। और आज के बाद विश्वासघात है ये ये आप लोगों का तो ठीक है, बेचारे ऑनलाइन वालों का तो सोचो। आप लोग तो कम से कम यहाँ बैठे हो, जो देख रहा है उसको तो कम से कम मेरी अकेली की आवाज आ रही है, और सेक्शन ही चेंज होते रहे, ये बोले ये क्या चल रहा है। समझ रहे बात को? फर्क है, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर होता है चीजों पे। चलो आओ आगे बढ़ो भैया। केस का नाम क्या बोला मैंने? सीताराम वर्सेस एमपी 1980 का केस है। 1980 का केस है, सीताराम वर्सेस एमपी। सीताराम वर्सेस एमपी 1980। प्रोसिक्यूशन अभियोजन की एप्लीकेशन द्वारा, अभियोजन की एप्लीकेशन के द्वारा ही होगा चीजें। इतनी चीज समझ में आ गई बात को? चलो आपका अगला आता है 254। 254 क्या है? अभियोजन के लिए साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है। अब यहां पे प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस। ठीक है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बारे में बात हो रही है। अब यहां पे जो डेट फिक्स करी गई थी, क्या करी गई थी? डेट फिक्स करी गई थी। न्यायाधीश अभियोजन द्वारा समर्थन हेतु सभी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उस डेट को जिस डेट को कोर्ट ने डिसाइड कर दिया गया था। दूसरा, न्यायाधीश स्वानुसार साक्षी की क्या करेगा? परीक्षा करेगा, या जब तक कि अन्य साक्षी की परीक्षा ना हो जाए उस कार्रवाई को क्या कर देगा? स्थगित कर देगा, एडजर्न कर देगा। ठीक है, जब तक कि अन्य की परीक्षा ना हो जाए। और अगर लग रहा है कोर्ट को कि नहीं मजा नहीं आ रहा, एक बार फिर से बुलाओ, तो फिर से बुलाएंगे, क्रॉस भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डेट फिक्स करी गई है उसी डेट पे क्या क्या चीजें होगी? एग्जामिनेशन होगा। उसी डेट पे क्या होगा भाई साहब? क्रॉस भी होगा। उसी डेट पे क्या होगा? री भी बुला सकते हैं, री एग्जामिनेशन भी करवा देंगे, और एडजन भी कर सकते हैं। लो, और एडजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई, हुई कि नहीं हुई? हुई। आगे बढ़ जाओ। अब आता है अगला सेक्शन आपका 255। 255 क्या बोल रहा है? डिफेंस के एक्विटल। एक्विटल। अब 255 किसके बारे में बात कर रहा है? एक्विटल के बारे में। वाह, यहां पे पता चला कि भैया मामला तो बनता ही नहीं है। साक्ष्य ले लिए, परीक्षा कर ली, सुनवाई ले ली, लेकिन लग रहा है कि यार अभियुक्त के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल पा रहा, साक्ष्य नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या कर देगा? एक्विटल कर देगा, और 258 की प्रोसीडिंग को अपना लेगा। 30 डे और प्लस 45 रीजन। ठीक है, 30 दिन के भीतर क्या सुनाना है आपको? जजमेंट सुनाना ही है। सिंपल सी बात, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आता है आपका डिफेंस के एविडेंस के बारे में, जो कि आपका सेक्शन बोलता है कौन सा? 256। 256 किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे? डिफेंस एविडेंस के बारे में। डिफेंस एविडेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। पक्षकार बचाव पक्ष के लिए साक्ष्य। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि पता चला कि भैया 200 जो 55 है, 255 में तो दोष सिद्ध हो ही नहीं रहा, सॉरी दोष मुक्त तो हो ही नहीं रहा। अब जब दोष मुक्त नहीं हो रहा तो उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए या अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे भाई साहब आप क्या लाइए, साक्ष्य लाइए। तो जैसे ही अभियुक्त कोई लिखित कथन प्रस्तुत करता है या WS देता है तो न्यायालय ही उसे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और अभियुक्त के आवेदन पे ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों क्या क्या चल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट इक्विटल। जब इक्विटल होता ही नहीं है 255 की फॉलो के बाद, तो यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन क्या करता है, यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन तीन चार चीजें करेगा। पहले चीज एक स्टेटमेंट देगा जिसको हम बोलते हैं WS, और WS को मजिस्ट्रेट जो आपके कोर्ट हैं, जज, न्यायाधीश हैं, जज, ये क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज ये एप्लीकेशन लगाएगा, और जैसे एप्लीकेशन लगाएगा, किस लिए लगाएगा, कि साक्ष्य पेश करेंगे, किसी को आदेश का जारी कर दो, ये एप्लीकेशन लगाएगा फॉर दी समन। समन करके किसको बुलाओ, विटनेस, किसको बुलाओ, विटनेस को, और फिर से क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करवाएंगे। डॉक्यूमेंट और थिंग्स वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बोला गया कि एक्यूज पर्सन ने जो एप्लीकेशन लगाई है, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जब वो कैसी है भैया, तुच्छ, तंग करने वाली है। कैसी है, तंग है, तुच्छ है, डिले कर देगी, ठीक है, प्रोसीडिंग को क्या कर देगी, डिले कर देगी, जस्टिस ना हो पाए इसलिए, ठीक है। और जब भी ये समन एप्लीकेशन लगाएगा ना, तो एप्लीकेशन की फीस जाएगी भाई साहब, क्या जाएगी, फीस, उनको बुलाने के लिए फीस किसकी, साक्षी की। यस, नामंजूर मतलब रिजेक्ट, रिफ्यूज, नहीं ले रहा है आपका आवेदन, मजा नहीं आ रहा आवेदन में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, तुच्छ, तंग, डिले, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है आपका प्रतिरक्षा आरंभ करना। अब यहाँ पे अभी आया डिफेंस एविडेंस, अब आएगा आगे 257, क्या, प्रतिरक्षा का आरंभ करना, आर्गुमेंट आया, अरे आरंभ करेंगे ना, अभी तो डिफेंस प्रारंभ होगा ना। साक्षी को बुलाने के लिए एप्लीकेशन, आप एडिशन बुला रहे हैं ना, डिफेंस ले रहा है ना, आप जिन जिसको बुलाओगे उसको फीस देनी पड़ेगी, मिलती मुझे मिली, कोई भी दे हमें नहीं पता, 21% ही देता है, आवेदक ही देता है, जो एप्लीकेशन लगाता है वही देता है। सिविल केस में कोर्ट फीस लगती है बस, हाँ, और जो जो एविडेंस आप लगाओगे वो उसको देना पड़ेगा। क्रिमिनल में भी लगती है भाई, साक्षी आपका फ्री में थोड़ी आ जाएगा, मिलता, गवर्नमेंट नहीं, आवेदक देता, मेरे सामने दिया 21% ने 200 रुपये को नोट मेरे को दिया, पेट्रोल के पैसे, पेट्रोल के पैसे मुझे मिले, आपको मिले, आप विटनेस बनना, आपकी बातें अब यकीन नहीं है मुझे। 257, 257 पे आइए, 257, क्या लिखा है, प्रतिरक्षा आरंभ करना, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब यहाँ पे एंटर आ रहा है भैया, डिफेंस में एंटर कर रहे हैं हम, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। अरे तो लो यार, 256 कर दिया, खुश, तो फिर 57 है क्या, अरे यार, चलो अब क्या बचा, आर्ग्यूमेंट 257, आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल लड़ेंगे भाई साहब, लड़ने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं। बचाव पक्ष अपने बारे में बोलेगा, ये जो बहस होती है ये शॉर्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है,
ठीक है। और एक सेक्शन और है शायद बहस का, आप लोग 318 पुराना वाला और नया वाला देखो कौन सा। सही बोला मैंने? अरे ढोर वाला हो गया क्या है? नहीं, वहां पे बहस वाला भी हो गया, 324 देखो। 324 है क्या? 314, सॉरी। ठीक है, और पुराना वाला नया वाला? 352, वेरी गुड। चलो, 352 शॉर्ट आर्ग्यूमेंट। वहां पे भी एक आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट दिया, ये शॉर्ट आर्ग्यूमेंट है। हाँ, वो मेमोरेंडम सेट हो जाएगा। और ओनली बहस किस पे होती है भाई साहब? लॉ पॉइंट। विधिक प्रश्नों पर अपना निवेदन करना आरंभ करेगा। देन इसके बाद क्या होती है बहस के बाद 258 में? एक्विटल एंड कन्विक्शन, राइट। एक्विटल एंड क्या हो गया लास्ट में जाके? कन्विक्शन हो गया। तो एक्विटल कन्विक्शन के लिए बारे में क्या क्या बोला गया है? यहाँ पे एक सेक्शन को एग्जम्प्ट किया गया होगा, 401 परिवीक्षा वाला, कि परिवीक्षा की धारा, तो वो वहां पे 401 को बोल रहा है, 401 के सिवाय। ठीक है, 401 के सिवाय परिवीक्षा पे छोड़ने की तैयारी अगर नहीं है उसके अलावा, तो वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और विधि के अनुसार अभियुक्त को दंड देगा। ठीक है, अकेला ये 401 का अगर आप प्रोविजन नहीं अपना रहे हो, परिवीक्षा पे नहीं छोड़ रहे हो, उसके सिवाय अगर आपको एक्विटल कन्विक्शन करना है तो आप पहले उनको सुनो और उसके आधार पे क्या दो, आप जजमेंट दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो कितने दिन में एक्विटल कन्विक्शन करना है? जजमेंट कितने दिन में? 30 डे तो फाइनल ही है, और अगर लग रहा है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तो 45 डे लास्ट है ना। चल, ये था आपकी पूरी की पूरी ट्रायल। एक केस लिख लीजिए यहाँ पे, लिखिए केस का नाम। दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुने जाने का अवसर मिलेगा 100%, है ना। इस पे भी अगर किसी को दोष कन्विक्शन किया जा रहा है तो एक्यूज पर्सन को, अगर कन्विक्शन का है ग्राउंड, ठीक है, तो एक्यूज पर्सन को सुनने का अवसर देना पड़ेगा, सुनने का अवसर। सुनो उसको, बिल्कुल विचारण न्यायालय के आदेशात्मक कर्तव्य की बात, अभियुक्त को सुने जाने का अवसर होना पड़ेगा। और सुने जाने का अवसर देने के संबंध में ये जो बात लिखी गई है यहाँ पे, ये केस है, केस का नाम लिखिए, तरलोक सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। तरलोक मतलब त्रिलोक लिखो यार आप, त्रिलोक। ठीक है, त्रिलोक सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, 1977 7। ठीक है, अगर भैया उसको नहीं सुना और दोष सिद्धि को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि सुनवाई का अवसर दंड के प्रश्न पर किया जाता है, तो दोष के प्रश्न पर नहीं है। अगर मान के चलो नहीं सुना, और अगर सुन भी लेते तो कुछ नहीं होता, तो इससे अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला, ये बोला आवश्यक है भैया सुनना पहली चीज, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, हो सकता है कि उसको तात्विक विफलता हो जाए, वो सुन रहा है कुछ ना कुछ बोल दे, ऐसी चीज हो सकता है उसकी पनिशमेंट क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें इसमें बोली गई हैं। चलो, एक और आप लोग लिख सकते हो, लिखो आपका फेवरेट केस, मुकेश वर्सेस दिल्ली राज्य निर्भया। इसी में मुकेश वर्सेस दिल्ली राज्य निर्भया। हम्म, यहाँ पे हुआ ये था कि इसमें एक्यूज पर्सन को सुनने का अवसर देना था जब आप सजा सुना रहे थे, डेथ सेंटेंस, और कोर्ट ने सुनने का अवसर नहीं दिया और डायरेक्ट मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसको क्या सुना दी, डायरेक्ट सजा सुना दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फटकार लगाई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको सुनवाई का अवसर देना
चाहिए। तो यहाँ पे एक शपथ पत्र जारी किया था और जिसमें व्यक्त किया गया था कि उनको सुनवाई का अवसर देना। तो ये समझ रहे हैं कितना बड़ा रोल है, मेंस का आंसर, प्री का आंसर, सबका आंसर आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। चलिए।